नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और हम फंक्शन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। फंक्शन टॉपिक के ऊपर अभी तक हमने 4 वीडियो बनाए हैं और आज 5वां और लास्ट वीडियो है फंक्शन टॉपिक के ऊपर। फंक्शन टॉपिक को हमने काफ़ी डीपली पढ़ लिया है। स्टार्टिंग जब पहले दिन से स्टार्ट किया था तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद में इसके डोमेन निकालना, रेंज निकालना, इन्वर्स फंक्शन और बाकी जो भी फंक्शंस हैं वो पढ़े थे हमने। डेफिनेशन के अंदर हमने फंक्शन के अंदर ये पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एवरी एलिमेंट इंपॉर्टेंट था। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। तो उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो यूनिक इमेज था और दूसरी बात थी उसका एवरी एलिमेंट वाली बात, जिसमें सेट ए को हमने डोमेन बोला था, सेट बी को कोडोमेन बोला था और फिर हमने इन सबको डिफाइन किया था, रेंज को डिफाइन किया था और आगे जो भी था उसके बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने बहुत सारे टाइप बात करे थे, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करी थी, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखा था, लॉगरिथम फंक्शन देखा था। उसके बाद में हमने क्या नाम है इसका इन्वर्स फंक्शन देखा था। उसके बाद में हमने 1 1 ऑन 2 मैनी 1 इन 2 ये देखा था, इसको प्रूव करना सीखा था। सिग्मन फंक्शन थोड़ा सा रह गया था, सिग्मन फंक्शन छोटा सा है, वो भी बता देंगे आपको सिग्मन फंक्शन होता क्या है। उसके बाद में इनकी रेंज और कोडोमेन निकालना सीखा था। आज हमारे फंक्शन के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम रिलेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। रिलेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, फंक्शन समझ में आ रही है तो रिलेशन बहुत ही ईजी पड़ेगा हमें। तो आज हम चर्चा करेंगे रिलेशन के ऊपर। रिलेशन क्या है, जैसे फंक्शन में मैंने बताया था कि फंक्शन क्या था, फंक्शन भी एक तरीके से मैपिंग थी, एक तरीके से रूल था। रिलेशन भी एक रूल है। अपन साधारण भाषा में बात करें तो हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ में या दूसरी चीज़ के बाद में रिलेशन बताना ज़रूरी है कि वो इससे किस तरीके से रिलेट कर रही है तो वही सब चीज़ रिलेशन में आती हैं। जैसे मान लो कोई किताब रखी है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो किताब कैसी है? हम बताएंगे कि वो किताब 12th क्लास की है या मैथ्स की है, तो वो उसका हम रिलेशन बताएंगे उसके साथ कि हमारे साथ उस किताब का रिलेशन किस तरीके से है। और किसी भी चीज़ का रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन, हम डेफिनेशन की बात करें तो रिलेशन एक रूल है। रिलेशन एक रूल है, किस प्रकार से रूल है कि मान लो कोई दो सेट है ए और बी। देखो, दो सेट है ए और बी तो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं मान लो, ठीक है, और बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं। ए सेट से बी सेट में एलिमेंट जा रहे हैं, तो वो किस रिलेशन के थ्रू जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। कि ए सेट से बी सेट में, एक कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ए सेट से बी सेट में ये जो एलिमेंट्स जा रहे हैं ये किस रिलेशन के थ्रू जा रहे हैं। जैसे कि मान लो स्क्वायर कर दूँ, तो ए के अंदर 1 रखेंगे तो बी के अंदर हमें मिलेगा 1 ही मिलेगा, सॉरी 2 रखेंगे तो इसके अंदर +- 4 मिलेगा हमें तो इस तरीके से ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है। मैथमेटिकली इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दिखा रखा है छोटा सा, कि आर दे रखा है, उसके ब्रैकेट के अंदर ए और बी हैं। ए और बी किस प्रकार से हैं कि ए तो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार से दिखाया है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब ए सेट से बी सेट के अंदर आर क्या है, इसका एक सबसेट है। आर आर का मतलब यहाँ पर रिलेशन आएगा भाई। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए बी से किस प्रकार से रिलेटेड है? ए इज़ रिलेटेड टू बी किस प्रकार से है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर। तो अगर मैं सेट ए से कोई एलिमेंट ले लूँगा, मान लो 1 ले लूँगा, तो 1 इज रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 ए का, सेट कैपिटल ए का, और ये वाला 1 कैपिटल बी का है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 ले लूँगा तो 2 इसके बाद साथ में किस प्रकार से आ जाएगा सॉरी 4 ले लूँगा तब जाके -2 और +2 आएगा। 9 लूँगा तो +3 और -3 आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन की नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जो कि डेफिनेशन ज़्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। और हमें इसके नाम से ही 90% इसकी बात कंप्लीट हो रही है कि रिलेशन होता क्या है ए से बी में। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ए रिलेटेड टू बी बस। उसके बाद में रिलेशन की बात करें तो ट्राइवल रिलेशन क्या होता है? ट्राइवल रिलेशन दो प्रकार से होते हैं, या तो वो एम्प्टी रिलेशन हो, यानी कि सेट ए से सेट बी में किसी प्रकार का जो रिलेशन है, उन रिलेशनों की नंबर्स हैं वो जीरो हैं, कोई रिलेशन नहीं है, तो वो फाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक घर में औरतें हैं बहुत सारी, एक घर में औरतें हैं, तो मान लो एक एक घर के अंदर बहुत सारी औरतें हैं, तो कोई भी एक्स एक्स है वो बी, एक्स है वो वाई का क्या है? भाई है। तो इस रिलेशन को मैं बोलूँगा फाई। क्यों? क्योंकि एक्स बी का भाई किसी भी कीमत पे नहीं होगा।
इस सेट के लिए एक्स बी का भाई वाई का भाई किसी तरीके से नहीं होएगा, तो इस तरीके से कौन सा रिलेशन हो गया, फाई रिलेशन हो गया, ठीक है। और यही मैं बात करूँ दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सारे रिलेशन उसके अंदर कंप्लीट हो, यानी कि इसके अंदर जैसे कि अभी बात करी थी हमने, इसके अंदर सारी महिलाएं हैं, वुमेंस हैं, ठीक है। और अगर मैं ऐसे रिलेशन की बात करूं कि ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में महिलाएं हैं, यही रिलेशन हो, तो ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं। ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ट्राइवल रिलेशन की बात करेंगे तो एम्प्टी रिलेशन जिसको फाइव से डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए जो भी है, ए से ए में ही जो रिलेशन होगा वो होगा। इन्वर्स रिलेशन वो वैसा ही है जैसा हमने इन्वर्स फंक्शन के अंदर पढ़ा था, बहुत ही ईजी है। इन्वर्स रिलेशन कैसे होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी में, यहाँ से इसमें एक रिलेशन है, तो सेट ए सेट बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन है और अगर सेट बी से सेट ए में रिलेशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। बहुत ही ईजी सा है। जैसे कि मान लो कोई रिलेशन है ए टू बी, और अगर बी से ए में रिलेशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। ए इज़ रिलेटेड टू बी हो और बी से ए में रिलेशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन में जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाएगा। ये जो डोमेन था, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। इन्वर्स रिलेशन में ये हमारा डोमेन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन, उल्टा हो जाएगा एकदम उसका, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन बहुत ही ईजी पड़ता है, कोई वाली बात नहीं। और इन्वर्स का इन्वर्स, इन्वर्स के इन्वर्स का मतलब है ये यहाँ से इस बी में जा रहा था, बी से इसमें आ रहा था, अब वापस इसमें आएगा तो वापस ये रिलेशन कौन सा बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो इन्वर्स का इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, आर होता है। और फिर नॉर्मल छोटी छोटी बातें लिख रखी हैं कि डोमेन ऑफ आर इन्वर्स इजिकल टू रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इन्वर्स इजिकल टू डोमेन ऑफ आर। बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, कोई खास ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो रिलेशन की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है, ट्रैवल रिलेशन पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया है यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट की बात करें अगर अपन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें चार प्रकार से आएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एक आएगा ट्रांजेक्टिव रिलेशन। तो इस प्रकार से यही रिलेशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही वाला है, टाइप ऑफ रिलेशन। और यहीं से क्वेश्चन आता है इसके अंदर। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो अपन बात करेंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन मिल जाए हमें तो वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। यानी कि ए का रिलेशन अगर ए से ही मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात और बताएंगे हम। और डेफिनेशन देखो, मैथमेटिकली डेफिनेशन इसमें दे रखी है अपन ने, आई ए और ए इज बिलोंग्स टू सेट ए, या कैपिटल ए का मतलब है सेट, तो ए इज बिलोंग टू कैपिटल ए के अंदर मान लो ए बी सी है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें छोटा सा, कि कोई सेट ए है, उसके अंदर तीन एलिमेंट हैं ए बी सी। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होगा ए इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू बी और सी इज रिलेटेड टू सी। ये कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि उसका उसी इटसेल्फ एलिमेंट के साथ में अगर रिलेशन है तो आइडेंटिटी रिलेशन आएगा, उसके अलावा और कोई भी इसके अंदर रिलेशन नहीं आएगा, तभी वो आइडेंटिटी कहलाएगा। सेम इसी में बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के ऊपर। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सेम सी चीज़ है, बस एक चीज़ इन दोनों को अलग करती है। क्या करती है वो बात करते हैं अपन। रिफ्लेक्सिव में भी यही बोलता है कि ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए और वो ए सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि इसके अंदर है ए बी सी, ए का रिलेशन ए के साथ हो, फिर बी का रिलेशन बी के साथ हो और सी का रिलेशन सी के साथ हो, ये रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा ए का रिलेशन एक और दे रखा है, मान लो ए रिलेटेड टू बी दे रखा है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव होएगा। यानी कि इसकी जो तीनों एलिमेंट हैं वो आपस में, तीन या चार जितने भी हैं अपन मान के चलें, तीन एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट दिए हुए हैं मेरे को सेट के अंदर, तो तीनों एलिमेंट का तीनों इटसेल्फ के साथ में रिलेशन होना चाहिए। उसके अलावा भी कोई रिलेशन मिल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ए का ए के साथ रिलेशन है, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का बी के साथ रिलेशन है और सी का सी के साथ रिलेशन है। ए का बी के साथ रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया पूरा, देखो वैसे भी ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्सिव ही है और ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये तो इतनी बात करता है कि उसका रिलेशन सिर्फ उसी के साथ होना चाहिए और इस सेट में कुछ और नहीं आना चाहिए। ये बोल रहा है कि उस एलिमेंट का रिलेशन उसी एलिमेंट के साथ आना चाहिए, और भी अगर रिलेशन आ जाते तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से एक छोटा सा हमारे पास में एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
एवरी आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन तो 110% रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आइडेंटिटी रिलेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सा हमारे पास में एक रिजल्ट आया जिसको हमने स्टार बना के लिख दिया है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आर एवरी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। जरूरी नहीं है उसके आइडेंटिटी रिलेशन होने का। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, नाम से इसके बाद एक बात अच्छे से समझ में आ रही है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो, अगर दिया हुआ है किसका रिलेशन, ए का रिलेशन बी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास बी का रिलेशन भी ए के साथ अगर है तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, वरना ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है अगर ए का रिलेशन बी के साथ दिया हुआ है तो बी का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना ही चाहिए। सिमेट्रिक तभी तो होती है भाई। देखो, जो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे इस साइड है वैसे ही किस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। जैसे कांच है, कांच को देख के सिमेट्री याद आती है, ये कांच के इस साइड जैसा है वैसे ही कांच के उस साइड होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत ही ईजी सी पड़ी है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, अभी मैंने बताई थी, ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए और बी आर बिलोंग्स टू सेट ए। उसके अलावा ये मैंने दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल के आता है कि सिमेट्रिक रिजल्ट के अंदर आर और आर इनवर्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि आर और आर इनवर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको दिखाने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है। चार सेट है मान लो, इस चार एक एलिमेंट एक सेट के अंदर चार एलिमेंट है मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन बी का रिलेशन सी के साथ, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड इसको, ए का रिलेशन बी के साथ तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, फिर बी का रिलेशन अगर सी के साथ है तो सी का रिलेशन भी बी के साथ होना चाहिए, फिर सी का रिलेशन ए के साथ है तो ए का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। इस तरीके से क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन का एक दूसरा पार्ट आता है एंटी सिमेट्रिक, जो इसका ठीक उल्टा है। उसमें क्या बात है, उसमें एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। ए और बी आपस में अगर इक्वल नहीं है तो ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने कि ए इज़ रिलेटेड टू ए टू ए इज़ रिलेटेड टू ए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, जबकि होना क्या चाहिए था, बी इज़ रिलेटेड टू ए होना चाहिए था, तब ये क्या कहलाता, मेरा सिमेट्रिक कहलाता। तो ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो ये क्या हो गया, मेरा एंटी सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पर एक स्टार लगाने वाली बात समझ में क्या आती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक होगा। कई कई केस ऐसे भी बनते हैं जहाँ पर वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों ही नहीं होता, तो ये एक स्टार लगाने वाली बात है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज इफ़ ए रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक देन इट विल बी ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन समझ में आता है। पूछते तो नहीं है बट पता होना चाहिए हमें कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक नहीं प्रूव करके हम उसको क्या बोल दें कि वो एंटी सिमेट्रिक है। उसके बाद आ रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही, देखो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो। ये है कोई सेट ए, ये रिलेटेड है सेट बी के साथ, और फिर ये सेट बी रिलेटेड हो सेट सी के साथ, और फिर ये ए सेट रिलेटेड हो जाए सी के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। सी ए के साथ नहीं, ए की सी के साथ, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन सी इज रिलेटेड, नहीं सॉरी, देन ए इज रिलेटेड टू, देन ए इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू
सी होना चाहिए, तब जाके क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल भी हमारे पास में है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, देन ए इज़ रिलेटेड टू सी होना चाहिए। इसके लिए देखो, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ए के साथ में, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ए का रिलेशन है बी के साथ में, ए का रिलेशन है बी के साथ में, बी का रिलेशन है सी के साथ में, तो इस ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन कौन सा कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी बात नहीं है। तो 4-5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद में सिमेट्रिक, उसके बाद में एंटिक सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव रह गया, रिफ्लेक्सिव, और फिर पढ़ा हमने ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन में ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए और कोई भी चीज़ उस सेट के अंदर नहीं आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ए का एक से रिलेशन होना चाहिए और उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आ जाती है तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। उसके बाद में सिमेट्रिक में क्या बोला था हमने, सिमेट्रिक में बोला था कि ए का रिलेशन बी के साथ आना चाहिए, तो बी का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन अगर बी के साथ दिया हुआ है तो बी का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक में बोला था कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, बी किसके साथ रिलेट नहीं होना चाहिए, ए के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा एक और डेफिनेशन थी कि ए इज़ रिलेटेड टू बी एंटी सिमेट्री के अंदर एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, ए की केस में पॉसिबल है जब ए और बी आपस में क्या हों, इक्वल हों, ए और बी आपस में क्या हों, इक्वल हों, तभी ये केस पॉसिबल है हमारे पास में। उसके बाद में हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन क्या आया था, ट्रांजिटिव रिलेशन था कि इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, तो ये पहले वाले का रिलेशन भी इस तीसरे वाले के साथ होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये सेट के अंदर बहुत ही ईजी चीज़ चल रही है रिलेशन के अंदर, बट ये ईजी चीज़ से क्वेश्चन बड़ा टिपिकल बन जाता है कई बार, और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं, अच्छे खासे एग्जाम आए हुए में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे अपन बात करेंगे। अभी क्वेश्चंस लिए हैं 3-4 क्वेश्चंस मैंने। अब बात करेंगे इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा है वही है इक्विवेलेंस रिलेशन, कुछ भी नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन 3 चीज़ों को लेकर चलता है। पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर कोई रिलेशन लेके आ रहा है तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव है यानी कि, ये देखो मैंने लिख रखा है, रिफ्लेक्सिव है यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है, और सिमेट्रिक है यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू बी देन बी इज़ रिलेटेड टू ए, और ट्रांजिटिव होने के लिए ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी एंड ए इज़ रिलेटेड टू सी। यहाँ पर 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ले रखे हैं, हमने रिजल्ट ले रखे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाए, ऑलवेज कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन का कहने का मतलब है 1-1 2-2 और 3-3, ये कोई सेट है ए, कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन आपको मिल जाए, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ भी है एक, और एक बार कंपटीशन एग्जाम था सेकंड ग्रेड का 2018 का 16 का या 17 का था शायद, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था कि हमें आइडेंटिटी रिलेशन दिया हुआ था और ये चेक करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, इस टाइप से दिया हुआ था, और 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये बस। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा था कि आइडेंटिटी रिलेशन हमें दिया हुआ था कोई भी इस तरीके से, और वो ये पूछ रहा था कि रिलेशन किस टाइप का होगा। ऑलवेज याद रखना, अगर आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाए तो वो ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो प्रूफ कैसे करते हैं, मान लो कोई रिलेशन आपको ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, मान लो, ठीक है। अब पहली बात है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली है ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या बोलता है, ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, तो 1 इज रिलेटेड टू 1 देन 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 देन 2 इज आल्सो रिलेटेड टू 2। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तीसरे की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1 ट्रांजिटिव तो दिख ही रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 1 देन दिस 1 इज रिलेटेड टू 1 देन दिस 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 1, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था हमारे पास में, ये क्वेश्चन ही आया था इस तरीके का एक। दूसरा रिजल्ट क्या था अपने पास कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स इज आल्सो ए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा भाई, आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
और तीसरा, मान लो कोई दो सेट दिए हुए हैं हमारे पास में आर और एस। एक सेट तो ये आर दिया हुआ है, एक सेट मेरे पास एस दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों इक्विलेंस रिलेशन है, ये दोनों इक्विलेंस सेट हैं, दोनों सेट जो हैं वो इक्विलेंस हैं। तो आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि आर और एस के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, आर और एस के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो इक्विलेंस रिलेशन, वो भी क्या होगा, एक इक्विलेंस रिलेशन होगा। श्योर है, डेफिनेट है। तो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे पास में। इस तरीके से रिजल्ट, ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी, रिलेशन का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। रिलेशन के टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। इक्विलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो, और कई बार टाइप पूछ लेता है। तो ये थे। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेशन के किस टाइप से आ रहे हैं हमारे पास में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक सेट दिया हुआ है आर, किस टाइप से दिया हुआ है, ए बी टाइप से, जहाँ पर ये ए और बी के एलिमेंट इस टाइप से हैं कि ए इज़ लेस देन एन इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन एन इक्वल टू बी। हमें चेक करना है इसका सिमेट्रिक ट्रांजेक्टिव और, यानी कि इक्विलेंस रिलेशन चेक करता है, चेक करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन है हमारे पास में आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है भाई। सबसे पहले चेक करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या बोलती है, ए इज़ रिलेटेड टू ए, यानी कि यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। तो एक तरीके से हो गया ये। अब देखो ये लेस देन तो नहीं होगा, लेकिन इक्वल ज़रूर होगा। ए इज़ रिलेटेड ए, इसकी जगह भी ए लिख देंगे अपन। तो ए और ए से छोटा तो नहीं होगा, लेकिन इक्वल ज़रूर होगा, यानी कि इक्वल डेफिनेशन दी हुई है, यानी कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास में होगा। एक केस समझ में आता है। दूसरी बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की, कि ए इज़ ए और बी दिए हुए हैं। ए और बी किस टाइप से डिफाइन है हमारे पास में, कि ए और बी से छोटा है बी ए। अब देखो मान लो मैं यहाँ पर 3 ले लूँ, तो 3 5 से छोटा है डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं 5 की बात करूँ, क्योंकि रियल नंबर है, देखो 5 की बात करूँ, तो 5 3 से किसी भी कीमत पे क्या नहीं होगा, ये छोटा तो नहीं होगा, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे की बात कर रहे हैं अगर अपन यहाँ पे, तीसरा कौन सा था हमारे पास, ट्रांजेक्टिव, कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है भाई, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, यानी कि बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो प्रूफ करना था ए इज़ रिलेटेड टू सी, यानी कि क्या होना चाहिए मेरे पास में, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। बहुत ही अच्छा है। ए को 1 मानो, बी को 3 मानो, सी को 5 मानो। तो ए 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये एक जो होगा वो 5 से ऑलवेज क्या होगा, छोटा ही होगा या इक्वल होगा। इक्वल किस कंडीशन में होगा, आइडेंटिटी रिलेशन के केस में क्या होगा, ये इक्वल होगा, लेकिन बाकी सारे में क्या होगा, ये छोटा होगा, यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास में, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो हमारे पास क्या निकल के आया, अगर ऑप्शन हमारे पास मिलेगा, तो ऑप्शन क्या निकलेगा, आएगा हमारे पास में कि ये हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्सिव है एंड आल्सो क्या है, ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और JW 2014 में आया हुआ है। थीटा इज रिलेटेड टू फाई सच दैट, किस प्रकार से है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन, ये डेफिनेशन दी हुई है एक तरीके से हमें, टेन स्क्वायर फाई इजिकल टू 1। पहला चेक करेंगे हम, पहला अगर चेक करें अगर अपन, पहला थीटा इज रिलेटेड टू, मैं यहाँ पे भी क्या ले लूँगा, थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 1, यानी कि थीटा इज आल्सो रिलेटेड टू थीटा, यानी कि पहली चीज़ क्या हो गई इसकी, प्रूफ। दूसरी बात करते हैं अपन, थीटा इज रिलेटेड टू फाई, प्रूफ क्या करना है मेरे को, कि फाई इज आल्सो रिलेटेड टू थीटा। चलो ठीक है, थीटा फाई से किस प्रकार से रिलेटेड है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई, ठीक है, इजिकल टू 1। और अगर मैं बात करूँ तो अपने पास एक डेफिनेशन थी, एक ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक्स स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक को मेरे को 10 में चेंज करना है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक्स स्क्वायर फाई माइनस 1। यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर फाई, ये माइनस सेक्स स्क्वायर फाई, ये माइनस इक्वल टू 1 दिया हुआ है मेरे को, ये माइनस और ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा,
ये पूरा कितना बन जाएगा 1, सॉरी 1 बन जाएगा। और एक सेकंड, हाँ तो क्या कर रहा था 1 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो गया 2 इजिकल टू 1। ये 2 इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर फाई इजिकल टू 1। और ये हमारा रिलेशन है, यानी कि जो हमारा रिलेशन था थीटा इज रिलेटेड टू फाई, तो हमारा रिलेशन में क्या बन गया फाई इज रिलेटेड टू थीटा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर फाई में ले आया रिलेशन को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर अपन तीसरे रिलेशन के बारे में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन को अपन फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या था अपने पास थीटा इज रिलेटेड टू फाई, थीटा इज रिलेटेड टू फाई का मतलब अपने पास डेफिनेशन क्या थी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसकी जगह क्या पुट किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह क्या किया था सेक्स स्क्वायर फाई, यहाँ पे फाई था सेक्स स्क्वायर फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2 और इस 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस 1 सेक्स स्क्वायर फाई, सेक्स स्क्वायर फाई को इधर ले जाएंगे इसका हो जाएगा प्लस का, तो सेक्स स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी थीटा से फाई में, अब वो बन गई फाई से थीटा में। इस इधर 1 हो गया तो फाई इज रिलेटेड टू थीटा। इस तरीके से होगा वो, पहले वाला हमारा ऐसे नहीं था ऐसे होएगा। और तीसरे वाला भी हम इस तरीके से प्रूफ कर देंगे। तीसरे वाले में देखो क्या करना है हमें थीटा इज रिलेटेड टू फाई में क्या दिया हुआ है मेरे को सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 एंड फाई इज रिलेटेड टू मान लो साइन कर लो इसको, तो सेक्स स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 1। अब मेरे को लेके आना है थीटा इज रिलेटेड टू साइन। हमारे पास में दोनों रिलेशन आ गए हैं। ठीक है, अब दोनों रिलेशन को कैसे करना है हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो, दोनों को ऐड कर लेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास में सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई प्लस सेक्स स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई साइन तो अपने पास वही है। यहाँ से हम जानते हैं कि सेक्स स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई टेन सेक्स स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये इधर इक्वल टू 2 था हमारे पास में माइनस टेन स्क्वायर फाई साइन और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, ये इधर चली जाएगी माइनस की, तो 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया थीटा रिलेटेड टू साइन। तो इस तरीके से हमारे तीनों रिलेशन इसमें आ रहे हैं। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल तो बहुत इजी पड़ रहा है। सेट एस दे रखा है मेरे को 1 2 3 4 और उसके अंदर एस टू एस है, डिफाइन है ए बी रिलेटेड टू सी डी। पहले की बात करें अपन रिफ्लेक्सिव की, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव में सभी वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, सभी इक्वल आएंगी। देखो इधर भी ए आ जाएगा और इधर रिलेशन भी ए और ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज रिलेटेड टू ए, तो ये तो इक्वल हो जाएगा भाई पहला वाला। तो दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है हमारे पास में दूसरा ये होता है कि ए बी रिलेटेड दिया हुआ है मेरे को सी डी से, ए बी रिलेटेड सी डी से दिया हुआ है, इसका मतलब ए डी इजिकल टू सी बी, ये हमारे पास में है। क्योंकि एस टू एस में है तो इसको मैं डी ए इजिकल टू बी सी लिख सकता हूँ। और डी ए का मतलब देखो ये इसने इसका क्रम देखो किस तरीके से है, ए को मैं फर्स्ट बोलूँ, बी को सेकंड बोलूँ, सी को मैं थर्ड बोलूँ, डी को मैं फोर बोलूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। तो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर आ कैसे रहा है फर्स्ट टू फोर टू टू थ्री। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो फर्स्ट टू फोर यानी कि डी सी आ गया इधर, टू टू फोर यानी कि ए बी आ गया इधर, यानी कि ये कैसे बन गया हमारे पास में अब ये रिलेशन बन गया हमारे पास में सी डी रिलेटेड टू ए बी। समझ में आई बात? देखो इसका क्रम देखना इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट बोलो ए को, इसको सेकंड बोलो, इसको थर्ड बोलो, इसको फोर बोलो, तो पहला और आखिरी आ रहा है और दूसरा और तीसरा आ रहा है। अब मैं डी को आगे ले आऊँगा, ए को इधर ले आऊँगा, तो फिर इधर अपने पास क्या आ जाएगा डी सी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास बी सी आ जाएगा। तो फर्स्ट कौन सा बन जाएगा अपने पास डी बन जाएगा
और लास्ट कौन सा बन जाएगा अपने पास, सी बन जाएगा। तो इस तरीके से डी सी बन जाएगा इधर और ए बी बन जाएगा इधर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। और क्या नाम है वो तीसरा प्रूफ करने के लिए ट्रांजिटिव वो भी सेम टू सेम हो जाएगा, ए बी सी डी ले लेना और उसके बाद में सी डी ई एफ ले लेना। देखो हमने कैसे ले सकते हैं अपन, ए बी रिलेटेड टू सी डी, उसमें ये डेफिनेशन है मेरे पास। तीसरे में है सी डी रिलेटेड टू ई एफ, उसमें क्या हो जाएगा सी डी ई एफ, तो ये आ जाएगा सी एफ, सी एफ डेफिनेशन आ जाएगी सी एफ इजिकल टू, यहाँ पर क्या था सी डी यानी कि डी ई, ये आ जाएगा ई डी, इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। तो जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में जो हमारा रिलेशन है पहला वाला वो रिलेशन आ जाएगा इसके अंदर इस तरीके से। तो ये तीनों हो जाएंगे। अब थोड़ा सा क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं हमें, अब थोड़ा सा हम बुक के ऊपर सीबीएसई बुक के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिलेशन हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। सीबीएसई की बुक के ऊपर क्वेश्चन, सीबीएसई की बुक के अंदर देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, वही चीज़ें 1.1 में वही चीज़ प्रूव करवा रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आर इजिकल टू एक्स वाई, किस तरीके से डिफाइन है 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करना, इसको डिफाइन करने के लिए आप इधर y लिख लेना और ये हो जाएगा 3x और यहाँ से बना लेना एक इसका सेट, यानी कि x पुट करने पर क्या आ रहा है 1x पुट करेंगे अगर अपन तो क्या आ रहा है मेरे पास में, उसके बाद में क्या क्या पुट कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है वो पुट करते हैं हमें मालूम पड़ जाएगा क्या क्या आ रहा है इसके अंदर। जैसे कि 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 पुट करेंगे फिर देख लेना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ईजी पड़ते हैं फर्स्ट से लेकर 4 तक के इंटीजर तक के। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन मैंने करा ही दिया, ए इज़ बी स्क्वायर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, बी इजिकल टू ए प्लस 1, ए की जगह आप 1 पुट करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, 1 की इमेज कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 की इमेज 3 आ जाएगी, 3 की इमेज 4 आ जाएगी। तो आपको ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिख रहा। सिमेट्रिक की बात करें कि भाई चेक कर ये सिमेट्रिक है या नहीं है, कि 1 की रिलेशन 1 का 1 रख रहा हूँ मैं तो 2 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 1 आ रहा है क्या, 2 रखने पर 1 किसी कीमत पे नहीं आएगा, तो ये क्या नाम है सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव आप चेक कर लेना और देख लेते हैं अपन। लेस देन इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन हो ही गया अपना, बी क्यू वाला हो ही गया। 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, सो दैट देखो साफ सी बात दिख रही है, 1 से 2 है, ए रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि सिमेट्रिक है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होना चाहिए था, नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन फिर किसी थर्ड के साथ होना चाहिए था, उसके बाद में 1 का रिलेशन उसके साथ होता तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो दैट द लाइब्रेरी ऑफ द पेज, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। तो इसमें सारे क्वेश्चन इजी पढ़ रहे हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ए इजिकल टू बी माइनस 2 प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन सिमेट्रिक बट नाइदर, ये देख के करना पड़ेगा हमें। ये हो गए इसके क्वेश्चंस और उसके बाद में अब देखो अब फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। देखो इसने क्या किया, इसको 1 1 ऑन 2 प्रूफ करवा रहा है ये होगा कि नहीं होगा। देखो इसने जीरो हटा दिया, जीरो हटा दिया तो डेफिनेटली अब रियल नंबर है, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि हर एक चीज़ की इमेज आ जाएगी आराम से। और हमारे पास में इसका ऑन टू भी हो जाएगा, तो 1 1 ऑन टू दोनों ही है एक तरीके से। ये एन टू एन है, एन टू एन में एक्स स्क्वायर चेक करवा रहा है, एन टू एन में ही चेक करना है 1 1 होगा कि ऑन टू होगा, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एन टू एन में 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 2 की इमेज 4 आ रही है अपने पास, यानी कि 3 किसी भी कीमत पे नहीं आ रहा, 3 पुट कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। 1 1 की बात करें अगर अपन, ऑन टू तो नहीं होगा ये। 1 1 की बात करें तो 1 1 आप इसमें चेक कर लेना कि 1 के हर 1 1 होगा शायद, क्योंकि सभी चीज़ों की इमेज लेके जाएगा ये, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इमेज नहीं मिलेगी अपन को, तो 1 1 होगा ये डेफिनेटली। तीसरे की बात करें तो ये 1 1 तीसरे में ईजी पड़ जाएगा हमें, ग्राफ बना लेंगे तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, ग्राफ बनाने पर हमें मालूम पड़ रहा है कि इसका जो रेंज है वो आर प्लस है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका कोडोमेन है आर, यानी कि ये ऑन टू तो नहीं है, ऑन टू नहीं है। और बात करें 1 1 की, तो 1 1 के लिए मैंने बताया था एक लाइन ड्रॉ कर लो, 2 बार काट रही है तो ये 1 1 भी नहीं है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको ग्राफ याद आ रहा होगा, इस तरीके से ग्राफ था, इस तरीके से ग्राफ था। तो ये 1 1 तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ऑन टू तो किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि हाँ ऑन टू तो होगा शायद, ये आर से आर में है क्या ये, हाँ सारी वैल्यू लेके जाएगा ये आराम से, लेकिन 1 1 नहीं होगा, इमेजेस नहीं मिल रही इसकी, ऑन टू भी नहीं होना चाहिए शायद, चेक कर लेंगे इसको अपन।
और मोड ऑफ एक्स है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो इसका ग्राफ बनाने से हमें मालूम पड़ रहा है ऐसे ग्राफ बनेगा। लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 2 बार काट रही है, 1 1 किसी कीमत पे नहीं है। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो आर प्लस है सिर्फ और सिर्फ इसका डोमेन, कोडोमेन। और जबकि इसका कोडोमेन आर प्लस इसकी रेंज होगी और कोडोमेन मेरे को आर दे रखा है, इक्वल नहीं होंगे तो ये क्या नहीं होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा। इसी तरीके से सिग्मन फलन है ये भी नहीं होगा। इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसके। फिर कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन देखो कितने इजी पढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन देखो 1 2 3 1 2 5 ये दिया हुआ है मेरे को, जी 1 2 5 दे रखा है, इसको बनाना है मेरे को। इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो पोर्शन था, फंक्शन वाला जो पोर्शन था जिसमें रिलेशन भी था, तो वो हमने अच्छे से कर लिया। इसके क्वेश्चंस हमने बुक से जितने भी थे उतने कर लिए, सारी चीज़ें इससे कर ली। तो फंक्शन के जो 5 वीडियो हैं उसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमारा कवर हो गया है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में एक वीडियो बना के और अपन इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेंगे। छोटी सी चीज़, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट था फंक्शन जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे अपने पास कंपटीशन में। और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आते नहीं है, इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो अपने बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं, इतने टिपिकल नहीं आते। 1 1 ऑन 2 पूछता है ज़्यादा, रिफ्लेक्स रिलेशन पूछ लेगा, और ज़्यादा पूछ लेगा तो वो उसका अपना रेंज पूछ लेगा और कुछ नहीं पूछेगा। रेंज कोडोमेन ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखेंगे। तो फंक्शन टॉपिक ख़त्म हुआ, कल से हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू क्लास।